नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है वर्ण विचार और आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। ठीक है साथियों, अब शब्द विचार के बारे में हम पहले बारीक रूप से जान लेते हैं। सामान्यतः इसका परिचय भी देख लेते हैं। इसमें काम करते हैं हम कि पहले होता है वर्ण, मैंने जैसे पूर्व में बताया, उसके पश्चात शब्द और इसके बाद में वाक्य। ठीक है, तो भाषा की जो छोटी इकाई है, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो जाएगी। अगर विकल्प में न हो ये तो फिर शब्द है। तो भाषा की छोटी इकाई है वो शब्द है और सबसे छोटी इकाई वो वर्ण है। यानी क वर्ण है, क म ल, तीन वर्ण मिलकर के शब्द बन जाता है। कमल, घर जा, और ये वाक्य बन गया। तो वर्णों का परिचय हमने स्वर और व्यंजन के आधार पर देख लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं शब्दों के बारे में। शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, यानी ध्वनि का जहाँ पर सार्थक अर्थ निकलता हो, ध्वनि का जहाँ पर सार्थक अर्थ निकले उसे शब्द कहेंगे। ये तो इसको सामान्यतः हम जनरली बताने के लिए कह रहे हैं, परंतु व्यवस्थित इसको परिभाषा में देखें तो इसका अर्थ होगा वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक 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 समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। देखिए, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ये परिभाषा सही नहीं होगी। सार्थक का मतलब होता है उसका कुछ न कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए, और वो भी अर्थ कैसा? सही अर्थ निकलता हो, वहाँ पर वो शब्द के दायरे में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड, भाई वर्ण तो ये भी है। यहाँ पे अणा 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 अणा, लो वर्ण तो ये भी है, और वर्णों को मिलाकर मैंने शब्द लिख दिया। पर इसको शब्द के दायरे में हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सार्थक नहीं है, अर्थात इसका अर्थ सही नहीं निकल रहा, और जहाँ पर सही अर्थ नहीं निकलता हो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। तो आज हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। आज हम शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से शब्द को किसके आधार पर कहा गया है, किसको किस में विभाजित किया गया है, किसको किस में विभाजित किया गया है। तो शब्दों के भेद कितने हैं उसको हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पुनः मैं बता दूं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्ण जुड़ते हैं और उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, जैसे क, म और ल, जब मैंने तीनों को जोड़ दिया तो तीनों को जोड़ने से क्या बन गया? कमल। तो कमल का अर्थ निकल गया, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, या फिर कमल एक पुष्प का नाम है, तो वहाँ पर हम कमल को शब्द कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि शब्दों के जब हम भेद करते हैं तो अलग अलग दृष्टि से इसके भेद निकलते हैं, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तो उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे नंबर पर है प्रयोग के आधार पर। तीसरे नंबर पर है रचना के आधार पर, और चौथे नंबर पर है अर्थ के आधार पर, है ना। यानी उत्पत्ति का अर्थ होता है जहाँ से वो पैदा हुए, यानी वे शब्द कौन कहाँ से आया, किस प्रकार से शुरू होता है, उसकी उत्पत्ति स्थल कौन सी है, उसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रयोग का मतलब होता है उनको यूज़ करना, वो किस प्रकार से प्रयोग होते हैं हिंदी व्याकरण में। ऐसे शब्द जो किस प्रकार से प्रयोग होंगे वो प्रयोग के आधार पर दायरे में रखे जाएंगे। फिर है रचना के आधार पर, यानी शब्दों को रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो कुल 3 हो जाएंगे, योग, यौगिक और युग्म। फिर हैं अर्थ के आधार पर, यानी शब्दों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद है। ठीक है साथियों, तो सामान्यतः आज हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो कितने हैं। तो मित्रों ये 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद होंगे वो 2 हो जाएंगे। रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं
वो मित्रों 3 हो जाएंगे और अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो 8 हो जाएंगे। हिंदी मानक व्याकरण में इसको 9 भी माना गया है, परंतु पुरानी जो हिंदी मानक व्याकरण है उसमें 8 माना गया था। तो ये द्वंद्वात्मक की स्थिति है, इसको आप 8 भी मान सकते हैं और 9 भी मान सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा क्या है, किसके अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों उत्पत्ति के जो इस आधार पर जो शब्दों के हमने भेद माने हैं वो निम्न हो जाएंगे। प्रथम नंबर पर हो जाएगा, पहले नंबर पे हो जाएगा तत्सम शब्द। कौन सा मित्रों? तत्सम। तत्सम का मतलब, आज हवा थोड़ी तेज़ है, ठंडी भी है, तो जुल्फ़ें उड़ रही है, माफ़ी चाहते हैं आपसे, हालांकि 10 फरवरी को हमें मिल चुकी है। तो उत्पत्ति के स्थान आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर पहला हो जाएगा दोस्तों तत्सम, दूसरा हो जाएगा तद्भव, तीसरा हो जाए, इसका परिचय हम विस्तृत पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या विदेशज और संकर। शंकर साहब टीप वाली वो अलग है ना, ये संकर लिखा मैंने, वो शंकर है जिसमें चूना मिलता। प्रयोग के आधार पर मित्रों 2 हो जाएंगे। पहला हो जाएगा विकारी, दूसरा हो जाएगा अविकारी। ये इंडेक्स हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न बन चुके हैं। ये आवाज़ आ रही है पास से, तो इसके ऊपर ध्यान न दें। पास में कोई फैक्ट्रीज है तो शायद वहाँ की आवाज़ आ रही है। रचना के आधार पर है यौगिक, और रूढ़। यहाँ रूढ़ को यहाँ डाल सकते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और ये हो जाएंगे जो अर्थ, जिसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। अर्थों के आधार पर कुल 8 भाग है। ठीक है, पहला हो जाएगा एकार्थी। हालांकि इसके वीडियो अपन बनाएंगे तो इनके ऊपर चर्चा आगे करेंगे, पर नाम एक बार लिख देता हूं ताकि आपको ज्ञात रहे इस संबंध में। एक अर्थी जिसका एक अर्थ निकलता हो, अनेकार्थी जिसके अर्थ अलग अलग निकलते हो, पर्यायवाची जो उसका पर्याय है, उसका वचन वो पर्यायवाची। फिर हो जाएगा विलोम शब्द, रात, दिन, राजा, रानी। युग्म शब्द, सम उच्चारित, यानी बराबर जिसका उच्चारण होता है ऐसा जोड़ा शब्दों का। फिर हो जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे हाथी को वह हथियार जिससे हाथी को कंट्रोल में रखा जाता है तो उसका नाम हो जाएगा अंकुश। उसी प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द। आगे है समूहवाची, और फिर हो जाएगा ध्वन्यार्थक। ध्वन्यार्थक जो पुरानी वाली व्यवहारिक हिंदी व्याकरण थी उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं था, परंतु फिर भी अगर मान लेते हैं तो इस दायरे में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हैं शब्दों के अलग अलग प्रकार। ठीक है, तो शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। जिस प्रकार से वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है स्वर और व्यंजन के आधार पे, उसी प्रकार से शब्दों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है इसका उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है प्रयोग के आधार पे, तीसरा है रचना के आधार पे, और चौथा है अर्थ के आधार पे। ठीक है, जब शब्दों को उत्पत्ति के आधार पे माना जाता है तब आ जाता है तत्सम, फिर तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी और संकर। प्रयोग के आधार पर 2 हो जाएंगे भाग, विकारी, अविकारी। रचना के आधार पर यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समूहवाची और ध्वन्यार्थक। मित्रों ध्यान रहे, इन सभी के बारे में मैं वीडियो बना करके चर्चा करूंगा। तो खैर आज एक्स्ट्रा समय जाया ना करें, मुद्दा जहां से अपन शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे
ताकि आपके लिए, सभी के लिए सहूलियत का विषय रहेगा। ठीक है, प्रयोग, रचना, अर्थ और उत्पत्ति, इनके ऊपर चारों के ऊपर मैं 4 वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं उत्पत्ति के इस आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के जो भेद हैं उसके विषय में हम पढ़ते हैं। एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं कि यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं यहां से। आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप नई वीडियो देख सकेंगे। और आपको उम्दा वीडियो लगता है तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हिंदी व्याकरण के लिए मैं बिल्कुल ज़ीरो से ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, निःशुल्क आप तक मैं अपनी बात को रख सकूँ व्याकरण के माध्यम से और प्रेजेंट कर सकूँ खुद को, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आएगी जो एग्ज़ाम में देखो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, वो बड़ी बातें करते हैं। ठीक है भाई, वो जीरो से क्यों करेंगे, और हम प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल जीरो से, चाहे किसी को ज्ञात हैं चाहे किसी को ज्ञात नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर तो शब्दों के भेद है वो 5 हैं। देखो आपको ये नाम याद है, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देश, शंकर, परंतु आपको इसमें से कोई एक विकल्प के रूप में आपको याद नहीं था, शंकर नहीं था, और फिर आपसे केवल और केवल ये डाटा पूछ लिया है ना, डिजिट पूछ लिया कितनी संख्या होती है, फिर यार कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सीटेट, रीट, आरटेट में काफ़ी बार ये चीज़ें पूछी गई हैं, है ना, और आजकल इस प्रकार का ट्रेंड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो 5 हैं। पहला हो जाएगा तत्सम, जो मैंने पूर्व में लिख दिया है, पर समझाने के लिए मैं यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ। यानी उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, वो पैदा कहाँ से हुए, कोई भी शब्द है वो आया कहाँ से, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, प्रारंभ कहाँ से हुआ, उसको कहेंगे उत्पत्ति। ठीक है, तो कोई भी शब्द है जो सार्थक शब्द है वो कहीं न कहीं से तो आया है, चाहे वो हिंदी से आओ, चाहे वो संस्कृत से आओ, चाहे वो किसी अन्य भाषा से ग्रहित किया हुआ हो, परंतु वो आता ज़रूर है व्याकरण में। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मूल रूप से जो मूल भाषा थी हिंदी की वो संस्कृत थी। संस्कृत माँ है और हिंदी बेटी है। ठीक है, तो हिंदी के काफ़ी सारे शब्द हैं जो संस्कृत की तरह आज भी काम आ रहे हैं, जो संस्कृत की तरह आज भी काम आ रहे हैं, उनको तत्सम कहेंगे। ये तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अर्थात व्याकरण में वे शब्द जो संस्कृत की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं, सेम के सेम, किसकी तरह, संस्कृत के समान, तत्, इसका हो जाएगा तत् धनसम, उसके समान, तत्सम, उसके समान, किसके समान, यानी संस्कृत के समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत की तरह दिखते हैं दिखने में, जैसे उष्ट्र, उष्ट्र, ग्रीव, ठीक है, नासिका, कर्ण। तो ये जो शब्द है बिल्कुल देखो आप संस्कृत की तरह प्रयोग लगते हैं। जैसे आप धारावाहिक देखते होंगे, अगर आप रामायण महाभारत वगैरह जो पुराने सीरियल देखेंगे तो उनमें देखेंगे कोई कोई शब्द इस प्रकार से आते हैं जैसे लगता है बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है उनको सुन करके। तो वे शब्द तत्सम शब्द है, वो शब्द। अब आप घर पे जनरली इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उलूखल का मतलब होता है ओखली, उलूखल। मक्षिका, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। यूँ थोड़ी बोलते हो घर पे, माता जी मक्षिका उड़ाओ आप, नहीं ना, अलग ही लगता है यार, क्या कह रहा है मक्षिका है। तो जैसे नींबूकम है ना, परपट, परपट का मतलब होता है पापड़, परपट। अट्टालिका का मतलब होता है अट्टारी, अट्टालिका। तो घर पे यूँ अलग ही लगेगा यार बोल क्या रहा है, मतलब है ना, उनको अलग ही महसूस होगा कि क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये शब्द जनरली अपन प्रयोग में नहीं लेते, सामान्यतः व्यवहारिक रूप से प्रयोग में नहीं लेते। व्याकरण की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से प्रयोग में भले हो रहे हो तत्सम शब्द, जब व्यवहारिक रूप से नहीं लेते और उनको व्यवहार में लेना जब प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा ये अटपटा सा लगता है, ये कटु हिक नहीं हो नवा,
उष्ट्र क्यों के? ऊँट जाए तो अपन समझ जाएंगे, ऊँट जा रहा है तो भी समझ जाएंगे। उष्ट्र तो अगला वाला सोचता है कौ वो करे गोजो पीना ये कोई, मतलब ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो जो शब्द क्लिष्ट लग रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो संस्कृत के समान है, उन शब्दों को तत्सम शब्दों के दायरे में रखा जाता है। किसके दायरे में? ये मार्कर भी गिर गया, क्या करें। उनको तत्सम के दायरे में रखा जाएगा, अर्थात वे संस्कृत के शब्द कहलाएंगे। किसके? संस्कृत के। जैसे कुछ शब्द हैं तत्सम, उनको मैं यहाँ लिखने की या बताने की कोशिश करता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे अक्षत। अक्षत का मतलब होता है, जैसे अर्थ तो चावल निकलता है इसका, पर अक्षत का मतलब जिसकी क्षति नहीं हुई हो, तो उसको हिंदी में या फिर तद्भव में उसको आप चावल नहीं लिखेंगे, उसको अच्छत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अच्छत। जो प्रश्न आ चुके हैं वो मैं बता रहा हूं। अमावस्या, और अमावस्या का मतलब हो जाएगा, इसको तद्भव के रूप में लिखेंगे तब हो जाएगा अमावस। और यार अमावस आती जाती रहती है और दादी हमसे अक्सर कहती रहती हैं कि एक ही दिन की बात है बच्चा, सब बदलेगा जब बदलेंगे हम तो सारा जग बदलेगा, इतनी सी है बात की सुबह होने को है और अंधियारे की सारी ताकत खोने को है। वो वाले वही है ये, तो इसका अमावस्या का अमावस हो जाएगा। ठीक है। और आगे हैं अक्षर। अक्षर का हो जाएगा आखर। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी कहते हैं। आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण का मतलब होता आम का बना हुआ चूर्ण, उसको आम्रचूर्ण कहेंगे। देखो अलग ही सुनने में अलग ही प्रतीत हो रहा है, आम्रचूर्ण। ठीक है, इसका लिखेंगे तद्भव हो जाएगा अमचूर। जो काफ़ी बार 3 से 4 बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन्हीं शब्दों को बताने की कोशिश आप तक कर रहा हूँ। ठीक है। अश्रु। अश्रु का मतलब होता है आंसू। अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा? आंसू। तो अब आंसू निकलते तो आऊँ आइया, उसके आंसू आ गए तो यूं थोड़ी कहते उसके अश्रु निकल गए, फिर तो वो एक साहित्यिक लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है। अंगुष्ठ ने अंगुष्ठा। आश्विन। आश्विन। आश्विन का तद्भव हो जाएगा आसोज। आसोज रे नौरतम भाई एक फेरी बड़े भी दीजिए, कहते नहीं कहते, वही वाले आश्विन है। उज्ज्वल। काफी जना मित्रों को तो ये कंफ्यूजन है कि उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है। देखो ज्वल मूल स्वर्द है, ठीक है, और उत धनज्वल बराबर उज्ज्वल, और फिर प्रज्वल ऐसे लिखा जाएगा। इसके आगे 2 ज नहीं आएगा क्योंकि प्र उपसर्ग है, यहाँ पे उत उपसर्ग है, तो उज्ज्वल। उज्ज्वल का मतलब तद्भव हो जाएगा उजला। ठीक है। कंकण। कंकण का मतलब हो जाएगा कंगन। खटवा यानी खाट। क्षत्रिय। क्षत्रिय जो शब्द है इसका तद्भव शब्द खत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्री। जैसे क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल शब्द आपने सुना होगा, क्षेत्रपाल खेतले जी महाराज ने कहे क्षेत्रपाल, होना क्षेत्रपाल। तो क्षेत्र का मतलब खेत हो जाता है और पाल का मतलब था लाज रखना, तो इसको क्षेत्रपाल को खेतला जी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, या खेतपाल बोलते हैं। उसी प्रकार से खेतपाल बोल देंगे, तो खेतला जी को क्षेत्रपाल इसीलिए बोला जाता है। ठीक है। गोमय का मतलब जाएगा गोबर। मतलब नहीं बता रहा हूं मैं, वो निकल इस प्रकार से रहा है, पर इसका तद्भव बता रहा हूं, गोबर। तो ये शब्द काफ़ी बार आ चुके हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, मेरे हिसाब से कम 5, 10 बार आ चुके हैं। ठीक है। फणी और फाल्गुन। फाल्गुन का मतलब फागुन महीना, पर यहाँ पे इसका तद्भव हो जाएगा फागुन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फागुन। ठीक है। भल्लुक। भल्लुक का मतलब हो जाएगा भालू। भल्लू का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ तो बियर जो होता ही है, भालू होता ही है, पर यहाँ पे तद्भव भालू हो जाएगा, तद्भव भालू हो जाएगा। ठीक है साथियों। वणिक यानी बनिया, और वणिक का मतलब व्यापार करने वाला, और वणिक से तद्भव बनता है बनिया। श्रावण का सावन। साक्षी का मतलब था, साक्षी का मतलब था गवाही या गवाह, और साक्षी का तद्भव साखी हो जाएगा। हस्तिनी का हथिनी। हरिद्रा। हरिद्रा का हल्दी, और क्षति यानी क्षति, क्षत्र यानी खेत। ये कम से कम 15 से 20 बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बनाए हैं। ठीक है,
और अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तद्भव शब्द। तद्भव का मित्रों अर्थ होगा, यानी एक तो हो गया तत्सम जो मैंने बता दिया, और एक है जिसका हिंदी में रूपांतरण करके, संस्कृत के शब्दों की तरह हिंदी में रूपांतरण करके जिनको उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। भाई एक तो संस्कृत के समान थे, फिर उच्चारण के उच्चारण के हिसाब से परिवर्तित करके अपने सहूलियत अनुसार जिनका प्रयोग करेंगे उनको तद्भव कहेंगे। जैसे तत्सम का तद्भव होता है भाई तद्भव, क्या हो जाएगा? तद्भव। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार जिन्हें प्रयुक्त किया गया वे तद्भव शब्द कहलाए। एक साइड में तत्सम होते हैं, उसके विपरीत तद्भव होते हैं। मैंने जो बताए थे तत्सम थे, उनका तद्भव भी बताया था। फिर भी जैसे अगम्य, गम्य नहीं जाना, जहाँ पे पहुँचा ना जा सके तो उसका होगा अगम। अगम, तो ये तद्भव है। ये क्या है मित्रों? तद्भव शब्द। अब हिंदी के अनुसार इनको प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सरल टाइप होता है, ठीक है। जैसे काजल, कज्जल, कज्जल का होगा काजल, ठीक है। अमूल्य, अमूल्य का हो गया अमोल। तो अमोल हैं ये शब्द तद्भव शब्द हैं। ये विस्तृत हैं, पर मैंने जो शब्द बताए थे वो सब इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी बार पूछे गए हैं। काश, काश हैं, एक तो होता है काश, कभी ऐसा होता, दो दिल से होते सीने में, वो अलग बात है, पर काश ये तत्सम है। और हो गया खांसी, ये तद्भव शब्द है। अब ये कंपटीशन में कहीं आ जाए और बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ हो, यार ये क्या चक्कर पड़ता है, काश खांसी, दिक्कत हो जाती है, इसलिए याद कीजिए। कुंभकार तत्सम है, कुंभकार। दुर्जन कुंभ कुंभार के एके घड़े दरार, और कुमार हो जाएगा इसका तद्भव शब्द, ठीक है मित्रों। विस्तृत चर्चा करेंगे तो फिर भले 5 घंटे का वीडियो बना लो, वो बात अलग है। आप खुद यहाँ से बोर होना शुरू हो जाएंगे, फिर देखेंगे भजनों के वीडियो इससे बेहतर हैं कि कम समय में थोड़ी थोड़ी बात करें और अनोखी बात करें, विस्तृत बात करें, तो आपको शायद अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा आपको। फिर आता है आगे देशज शब्द। जिस प्रकार से जलज होता है, जलज का मतलब होता है जल में जन्मा हुआ, इस ज का मतलब होता है जन्मा या पैदा, उसी प्रकार से ज का मतलब पैदा हुआ, कहाँ पर? देश में जो पैदा हुआ है उनको देशज कहेंगे। यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई हो उनको देशज शब्द कहा गया। उनको क्या कहा गया? देशज शब्द। समझ गए? बिल्कुल नहीं आता ये कि फरे रहे देसी वेजी, हाँ, तो वही, यानी वो देशी है, बिल्कुल वो क्या है? देशी। वो अन्य, वो विदेशी नहीं है। वी उपसर्ग लगते ही विदेशी हो जाता है, विलोम बन जाता है। देशी मदिरा सादा और अंग्रेजी शराब की दुकान, तो अलग अलग हो गया ना, मतलब विलायती हो गया। तो उसी प्रकार से देशज का मतलब होता है जो अपने यहीं पे जन्मा हुआ है, जिसका जन्म देश में ही हो रखा हो और उसको भाषा व्यवहार के आधार पर, किसी क्षेत्र के आधार पर उसका प्रयोग किया जाता हो, उसको देशज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप वर्ल्ड के किसी भी देश में जाकर के वाटर बोलेंगे, समझ जाएंगे कि वाटर का मतलब पानी होता है। क्या होता है? पानी, ठीक है, यानी नीर। पर आप वो पीना है, ठीक है। अब अमेरिका उतरते ही बोलने लग जाओ, हालांकि अमेरिका भी जाना चाहिए, ठीक है, पिछली बार मैं भी गया था, हालांकि ये झूठ है, परंतु अगर आप बोलने लग जाओ कि हमारा भू पीणो है, तो उनको समझ में थोड़ी आएगा भू क्या है, समझ में आएगा? उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के आधार पर एक स्थान जो फिक्स स्थान है, जो अपना एक लोकल एरिया है, वहीं पर इस शब्द को बोला जाता है। तो इस शब्द को हम देशज शब्द कहेंगे। जबकि इस भू का अर्थ तो भूमि होता है, धरती होता है। क्या होता है? धरती माता, ये होता है। परंतु इसका अर्थ हमने व्यवहारिक रूप से सामान्यतः देशी रूप में इसका ले लिया हमने, भू का मतलब पानी। ए भाई ने पानी पाओ, सोरा गड़ो हुकोण ऑयली पे हुई, कहते नहीं कहते? तो इसीलिए इनको देशज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देशज शब्द कहा जाएगा। हालांकि देशज को माने तो देशज के 3 भाग है। एक तो अपनी गणन से बने हुए, यानी अपने हिसाब से अपने बना दिए, बकाबक जटाजट खाओ। अब जटाजट
आपने बोल दिया झटाझट खाओ, झटाझट का मतलब स्पीड से, फुर्ती से, है ना, बिल्कुल। तो हाँ, अपनी गणन से बने हुए। फिर हो जाएगा द्रविड़ जातियों से आए देशज शब्द। वे जातियाँ द्रविड़ जातियाँ थी, उन्होंने उन शब्दों को बनाया, वो देशज कहलाए। जैसे चिकना, ताला, लुंगी। अब लुंगी शब्द है, पैर वाली लुंगी, ये विदेशी शब्द नहीं है, अपने ही देश का है। इडली, इडली खाने की होती है, आपको पता होगा, तो ये दक्षिण भारत का शब्द है इडली। डोसा, घेवर, भिंडी, ठीक है। कोल संथाल जो जातियाँ थी उनसे भी जो शब्द बने, बाजरा, सरसों, परवल, तो इन शब्दों का जो जन्म हुआ वो अपने ही देश में हुआ, इसलिए इनको देशज शब्द कहा गया। ठीक है साथियों। और आगे आता है बारी, वो है विदेशज, यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई और अपने यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। विदेशज भी कह सकते हैं और विदेशी भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, विदेशों में, और प्रयोग भी भारत में भी किया जाने लगा, उनको विदेशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? विदेशज। यानी वो विदेश में पैदा हुए, यानी उनका उत्पत्ति स्थान विदेश है, अन्य कोई भी राष्ट्र हैं वहाँ पर उन शब्दों को बोला गया और हमने उसको ग्रहित कर लिया, इसलिए उनको विदेशज कहा गया। ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से आज भी आप बोलते हैं क्या, जैसे अंग्रेजी का आप हॉस्पिटल जानू है, हॉस्पिटल, कॉलेज, अब आपने बोल दिया कॉलेज, अब कॉलेज हैं, किताबों में भी हैं, ठीक है। तो कॉलेज जब किए तो अंग्रेजी का शब्द है, किसका है? अंग्रेजी का। उसी प्रकार से पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, जापानी, चीनी, ये जितने भी देश, जितनी भी भाषाएं हैं, जिन जिन देशों की हैं, वहाँ से कुछ शब्द गृहीत कर लिए और हमने उसको बोलना प्रारंभ कर दिया, उनको विदेशी शब्द कहा गया। क्या कहा गया? विदेशी या विदेश, और वो विदेश शब्द कहलाए। जैसे अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे गार्ड, भले वो एल गार्ड है, भले वो सिक्योरिटी गार्ड है, कैसा भी गार्ड है, गार्ड, बॉडी गार्ड है, तो गार्ड, और हम उसको व्यवहार के रूप में डाल रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। टैक्सी, कहाँ जाना है? हॉस्पिटल चौराया, हनुमान जी मंदिर, टैक्सी, टैक्सी अंग्रेजी शब्द है। यूनियन अंग्रेजी शब्द है। तो ऐसे ऐसे शब्द ये अंग्रेजी भाषा के हैं और उनको हमने प्रयोग कर लिया, इसीलिए ये विदेशी शब्द कहलाएंगे। फिर आता है अरब देश से जो पैदा हुए और हमने ग्रहित किए और अरबी भाषा से ग्रहित किए, ये भी विदेशी कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत आ जाएगा जलसा, आपकी अदालत, अक्ल, अकल कम है के, और अकल बना के ऊँट अड़वाना फरे। अब ऊँट ने थोड़ी, ये तो बोले लोकोक्ति हो जाएगी, है ना, एक ऐसा बना लिया डर्रा, अकल बना के ऊँट अड़वाना फरे। अब पता नहीं कैसे घूमता, भगवान ही जाना। तहसील, और ये दोस्तों मैं जो लिख रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे गए, यूं नहीं मैं टोरा मारे रही हूँ, नहीं, ये एग्जाम में पूछे हुए शब्दों को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। नशा, शराब में होता तो नाचती बोतल, तो नशा शब्द अरबी भाषा का है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो तारीख जो शब्द है वो भी अरबी भाषा का है। बिन हिम्मत कीमत नहीं करे न कागज, करे न आदर कोई रद्द कागज ज्यों राजिया, तो हिम्मत जो शब्द है ये भी अरबी भाषा का है। ठीक है साथियों। फिर हो जाएगा फारसी, तो फारसी भाषा के जो शब्द है वो हो जाएंगे आराम, आराम हराम है, आवारा और आवारा मशिया एक करके उपन्यास हैं, जरूर पढ़ना, आतिशबाजी, आमदनी वगैरह, ये शब्द फारसी भाषा से लिखे गए, तो ये भी विदेशी हो जाएंगे। फ्रेंच से, अंग्रेज फ्रेंच भाषा का है, कहाँ कौन सी भाषा का है? फ्रेंच। कारतूस, अब कारतूस जैसे अपन बोल रहे हैं पर ये विदेशी शब्द है, और ये पूछे कि विदेशी में भी कौन सा, तो ये हो जाएगा फ्रेंच भाषा का। ठीक है दोस्तों। चीनी से हो जाएगा चाय, चीनी खुद। लीची क्या हो जाएगा? लीची, चाय सॉरी इसमें नहीं होगा। लॉकेट, ये चाइनीज, ये सब चाइनीज शब्द है।
ये कैसे हैं, चाइनीज शब्द है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति चाइना में हुई है। और यूनानी से हो जाएगा एटलस, टेलीफोन, बाइबिल, ये यूनान प्रदेश के है, इसलिए यूनानी भाषा से हमने इसको ग्रहित किया है। और अंतिम में आता है दोस्तों संकर शब्द, और फिर हम आज यहाँ पर इसको एंड करेंगे। अब देखते हैं संकर। संकर का मतलब हो जाएगा, अब ये अंतिम में है, अंतिम पायदान पे चल रहे हैं, तो अब मन लगा करके देखिएगा। संकर, संकर का अर्थ हो जाएगा जहां पर दो भाषाओं से मिलकर के, कितने, दो भाषाओं से मिलकर के किसी शब्द का निर्माण होता है, उनको संकर कहते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या, हाइब्रिड, हाइब्रिड नहीं बोलते हैं, ये तो मूंग हाइब्रिड मूंग है, जंती घना विदिया गोड़े गोड़े हुदी, वही वाले हाइब्रिड को हिंदी में संकर बोलते हैं। जैसे राहुल गांधी है, ठीक है ना, मतलब एक यहाँ का, एक देशी और एक परदेशी, दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिलाने से जो उत्पन्न हुआ, सगन जी, दोनों को मिलाने से जो उत्पन्न हुआ उसको क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। जैसे किस प्रकार से, आप देखेंगे वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है, किसका शब्द है, संस्कृत का, तो संस्कृत भाषा हो गई, और गांठ है वो हिंदी का है, तो वर्षगांठ जो शब्द है मित्रों वो संकर शब्द है। कैसा है वो, संकर शब्द है। जैसे एक शब्द है रेल गाड़ी, तो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी है वो हिंदी का शब्द है, तो रेलगाड़ी भी क्या हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, संकर शब्द हो जाएगा। जैसे बेआब, बे फारसी का और आब है वो अरबी का शब्द है, उसको बेआब में डाला जाएगा। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है, एक तो होता है बम बम भोले, वो अलग है, बम यानी बॉम्ब, बम वर्षा, वर्षा हिंदी का है, तो ये हो जाएगा। दवाखाना, तो इस प्रकार के शब्द है वो संकर शब्द कहलाएंगे। अब हम दोस्तों हमने बात करते हैं कि आज हमने पढ़े हैं शब्दों को और शब्दों के भेद जितने भी थे, और उसमें से हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, पहला तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, विदेशज और संकर, इनके ऊपर हमने चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद का अच्छा साबित होगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो विशेषता आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश कीजिए, और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा, शुक्रिया, शब बखैर।